आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव बिल के बारे में, जिसे हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया है। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। क्या यह सच में चुनावी खर्च घटाएगा? विपक्ष क्यों इसे संविधान के खिलाफ बता रहा है और इसके लागू होने से देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस पूरे विषय को बारीकी से समझते हैं। नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है? सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाए। अभी भारत में चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, जिससे सरकार का समय और धन दोनों खर्च होता है। सरकार का मानना है कि अगर सभी चुनाव एक साथ हो जाए तो इससे चुनावी खर्च घटेगा, प्रशासनिक कामकाज में रुकावट कम होगी, राजनीतिक स्थिरता आएगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी? आइए इसे गहराई से समझते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे सरकार का तर्क जानते हैं। सरकार का दावा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से चुनावी खर्च कम होगा, यानी बार बार चुनाव कराने से सरकार, राजनीतिक दल और चुनाव आयोग पर भारी खर्च होता है। उदाहरण के लिए 2019 के लोकसभा चुनावों में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। राज्य विधानसभा चुनावों में भी अलग अलग समय पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर ये खर्च एक साथ हो तो इसमें भारी कटौती आ सकती है। विकास कार्यों में तेजी। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होती है, जिससे सरकारी योजनाएं और विकास कार्य रुक जाते हैं। बार बार चुनाव से काम बार बार ठप होता है। सामाजिक और राजनीतिक तनाव में कमी। जी हां, चुनाव के दौरान सांप्रदायिक और जातिगत बयानबाजी बढ़ जाती है। अगर चुनाव एक साथ हो तो ऐसा माहौल साल में बस एक बार बनेगा। अब इसमें क्या चुनौतियां हैं? संविधान में संशोधन की चुनौती। जी हां, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए इसके लिए। इस विधेयक को पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत है, यानी लोकसभा में 543 सीटें हैं, इनमें 362 का समर्थन चाहिए। वही राज्यसभा में 245 है, इसमें से 164 सांसदों का समर्थन चाहिए। वही राज्य विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत कुछ संशोधन लागू करने के लिए राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी है। कई राज्य इस मुद्दे पर सहमत नहीं हैं। संविधान का संघीय ढांचा। भारत का संविधान राज्यों को स्वायत्तता देता है। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे दलों का कहना है कि इससे राज्यों की स्वायत्तता कमजोर होगी। अब विपक्ष का इस बिल पर क्या विरोध है? आइए कुछ बिंदुओं से विपक्ष का विरोध जानते हैं। विपक्षी दलों का इस बिल पर तीखे विरोध है। आइए देखते हैं उनके तर्क। संविधान के खिलाफ। कांग्रेस के मनीष तिवारी और टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने इसे संविधान के मूल ढांचे पर हमला बताया। उनका कहना है कि भारत एक संघीय देश है, जहां केंद्र और राज्य के चुनाव अलग अलग होने चाहिए। राज्यों की स्वायत्तता पर खतरा। विपक्ष का मानना है कि राज्यों के पास अपने चुनाव कराने का अधिकार है। अगर चुनाव एक साथ हो गए तो केंद्र सरकार का प्रभाव राज्यों पर बढ़ जाएगा। छोटे दलों को नुकसान। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से बड़े राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा और छोटे छोटे क्षेत्रीय दल कमजोर हो जाएंगे। प्रशासनिक चुनौती। ये बड़ी चुनौती है दोस्तों। क्या पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना संभव है? आइए इसे समझते हैं। क्या क्या जरूरत है? सुरक्षा बलों की तैनाती, ईवीएम मशीनों का प्रबंधन, लाखों मतदान केंद्रों की व्यवस्था। ये सब एक साथ करना एक बड़ा प्रशासनिक चैलेंज है। सरकार का थोड़ा निजी हित भी जान लेते हैं कि आखिर सरकार ये बिल क्यों लाना चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इसे क्यों लागू करना चाहती है। विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र सरकार इसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए देख रही है। एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे और राज्य के स्थानीय मुद्दे दब सकते हैं। बड़े राष्ट्रीय दलों का प्रचार के लिए एक साथ फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री और बड़े नेताओं का फोकस पूरे देश पर रहेगा, जिससे उनकी पकड़ मजबूत होगी।
अब थोड़ा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इतिहास भी जान लेते हैं कि क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया नया नहीं है। जी हाँ, 1951 से 1967 के बीच लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन इसके बाद राज्यों की विधानसभाएं अलग अलग समय पर भंग होने लगी और यह परंपरा खत्म होने लगी। महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो 1999 में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में एक साथ चुनाव की सिफारिश की गई थी। 2015 में संसदीय समिति की रिपोर्ट में इसे 2 चरणों में लागू करने की बात हुई थी। फिर 2023 में रामनाथ कोविंद कमेटी का गठन हुआ जिसमें इसकी सिफारिश की गई। अब थोड़ा वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान दोनों का विश्लेषण कर लेते हैं। फायदे: पैसे और समय की बचत, सरकार और राजनीतिक दलों का भारी खर्च बचेगा, विकास कार्यों में तेजी आएगी, आचार संहिता बार बार लागू नहीं होगी, सामाजिक तनाव में कमी, सांप्रदायिक और जातिगत राजनीति पर लगाम लगेगी। अब थोड़ा नुकसान की बात कर लेते हैं। संविधान का संघीय ढांचा कमजोर होगा, छोटे दलों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है, प्रशासनिक चुनौतियां, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना बड़ा काम है। अब थोड़ा इस बिल की आगे की राय भी जान लेते हैं। अभी इस बिल को जेपीसी में भेजा गया है। जी हाँ, अभी ये बिल संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा गया है। जेपीसी इस पर विस्तार से चर्चा करेगी, सभी दलों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। सरकार को इस बिल पर आम सहमति बनाने की जरूरत होगी क्योंकि 2/3 बहुमत के बिना यह बिल पास नहीं हो सकता। अब निष्कर्ष निकालते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन सही है या गलत। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा है जो भारत की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। यह सच है कि इसमें चुनावी खर्च कम होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी, लेकिन यह भी सच है कि इसे लागू करना आसान नहीं है। संविधान, राज्यों की स्वायत्तता और छोटे दलों का अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए सही है? क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करेगा या कमजोर? अपने विचार भी हमें कमेंट सेक्शन में आप भी बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद।